सिर्फ काहे नहीं होगा? मैंने किया नहीं, मैं चाहता तो मेरा हो जाता शादी। ईवीएस की क्लास है और आज पहली क्लास है। हम बिल्कुल नए टीचर मान के चलिए हमको, और नया रूप में, नई अवतार में। भाई भूगोल बात नहीं, पूरा ज्योग्राफी ईवीएस है। पूरा ज्योग्राफी क्या है? तो अभी तक जो हम पढ़ाए वो ईवीएस से पढ़ाए हैं। इन्वायरमेंट से जुड़ा भूगोल में क्या है ऐसा जो इन्वायरमेंट से अलग है? चलिए, सबसे पहले तो क्या पढ़ना है उसकी बात करें। अब हमारे पास और आसान हो गया पेपर, क्योंकि अब दूसरे स्टेट के बच्चे आएंगे तो मजा आएगा कंपटीशन में। कंपटीशन में मजा आएगा। भाई इधर आ जाओ, देखो बात करोगे सब छूट जाएगा। एनवायरनमेंट के अंतर्गत बात नहीं प्लीज। हम लोग बांटेंगे दो भागों में, भारत और विश्व। दो का संबंध है, बात नहीं करना है। किस बात को लेकर इतनी हंसी, इतनी खुशी है भाई? अभी देख रहे हैं कि दुख भरा लेटर जारी हुआ है। अभी बिहार सरकार ने एक शोक पत्र जारी किया है, और शोक पत्र में इतनी खुशी। लड़कियों में नेता हम तुम्ही को बनाएंगे। नेता, तुमको नेता बनाएंगे, मुखिया बनाइए दिए हैं, अब नेता बनाएंगे तुमको। सबका नेतृत्व प्रदान करना। कल शाम को मीडिया आया था, चौकी नीचे सब तोड़ दिया है। कल शाम को मीडिया न्यूज 18 वाला आया था, तो नीचे वाले जहां पर अब थे, नीचे का चौकी तोड़ दिया, सब कूद कूद के उस पर। अब बोला कि लाइव चल रहा है, इसे मत कूदिए, तब भी सब कूद रहा था। कुछ लड़के तो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनका इतने भावुक हो गए कि आवाजें नहीं निकल रहा है, कैमरा के सामने जाके, माइक के सामने। चलिए, तो आंदोलन का प्रक्रिया चलता रहेगा, हमारी पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। लोग आंदोलन करेंगे तो हमारा कंपटीशन आसान हो जाएगा, हम पढ़ेंगे। चलिए आगे। अब कहें सर आंदोलन भड़का रहे, नहीं, हम भी चलेंगे। जिस दिन आंदोलन में चलना होगा ना, हम झंडा को हमको भी दे देना, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। सुनो, भारत में, भाई प्लीज बात ना करिए, भारत में, भारत का पर्यावरण और जलवायु, पर्यावरण जलवायु ये दो टॉपिक है, साथ में लगा हुआ मॉनसून है। और अगर पर्यावरण की बात करें तो इसके अंदर वनस्पति का एक चैप्टर आता है। क्या आता है भैया? वनस्पति। वनस्पति की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, रुकिए बाद में लिख लेना, पहले देखते जाओ, लिखते मत जाओ, देखते जाओ। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, विद्यार्थी जी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, टाइगर
रिजर्व यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र। भाई बात ना करिए प्लीज। आप लोग का शॉर्ट नोट्स जो मैं प्रॉमिस किया था तैयार करने का वो तैयार हो गया है। साइंस का तीनों और भूगोल का और इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री इतना तैयार हो गया है। आप आज इधर इधर बैठे उधर बैठिए। कहिया दीजिएगा सर, आहिया आज आप लोगों को सुन, लेकिन एक बात जरूर जान जाओ, ये जो नोट्स तैयार हुआ है शॉर्ट नोट्स, उस सब नोट्स 50-60 पेज में सभी विषय खत्म हो गया। सुनिए, जो नोट्स तैयार किया हूं शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स विद्यार्थी जी अकेला मैं तैयार किया हूं, इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेगा। अरे इस 15 अगस्त के भाषण थोड़े ना है कि बस जय। सुनिए, नौकरी हो जाएगा, बिल्कुल सही। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पूरा मैटर निकालना, उसको पीडीएफ फॉर्म बनाना, मैं और टाइपिस्ट धीरज जी। और ये मुझे कोचिंग से प्रेशर नहीं था, हम बना दिए थे, मोटा वाला नोट्स खत्म, इतिश्री हो गया था। लेकिन ये मैं अपने तरफ से खुद स्टेप लेते हुए नहीं भी बनाते तो कोई जरूरत नहीं था। ये सभी विषय का मैंने बनाया, और चूंकि मैं एडमिन होता तो अभी तुरंत भेज देता। मैं किसी ग्रुप में एडमिन नहीं हूं, तो मैनेजमेंट को मैं बोलूंगा जाएगा, पर वो समझिए कि रजनीश सर ने भेजा है। वो मेरा क्रेडिट गोज टू रजनीश कुमार ओनली एंड टाइपिस्ट धीरज कुमार, और कोई नहीं। इसलिए भैया आप लोग उस मटेरियल को आज रिसीव कर लेंगे। 12 बजे हम जैसे छुट्टी देंगे ना, जाके पहला काम यही करेंगे, सब ग्रुप में भेजवाएंगे तो चला जाएगा। और आपके लिए और जो पॉसिबल चीजें होंगी, अरे तुम यूपी वालों से, अच्छा कोई ताली ना बजाएगा, सुनो, ताली ना बजाओगे तबे बोलेंगे। सुनो, यूपी में तुम्हारा ही मास्टर बनारस, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद सब जगह पढ़ाया हुआ है, और सभी जगह के बच्चों की औकात मुझे पता है। और सब जगह जहां जहां मैं पढ़ाया, भूगोल का हम टॉप टीचर रहे हैं। और हमारे जीएस में जितने फैकल्टी हैं, मैं मैथ, रीजनिंग सब के टीचर को मात देते हुए फीडबैक के मामले में टॉप पे रहे हैं। तो एक बिहारी मास्टर पूरे यूपी में दौड़ के टॉप टीचर में स्टेब्लिश हुआ है, तो कितनी औकात यूपी वालों को है पता नहीं तुमको। वो सब आएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम जानते हैं। इसलिए बुद्ध की धरती है, जहाँ बुद्ध को बुद्ध बनाया, ये धरती है जो गांधी को महात्मा बनाया, उस धरती, वही धरती है जहाँ शेरशाह सूरी ने हुमायूं के सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। वही बिहार की धरती जहाँ जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। ये वही धरती जहाँ चाचा उखाड़ने में लगे हैं मोदी जी के सत्ता। चलिए चलो भाई, तो तुम अरे मेरे शेरो, दहाड़ना है, बिहार की धरती से हो, किसी और राज्य का बच्चा आएगा तो फूंक देंगे, उड़ जाएगा वो। अरे कोई यूपी वाला तो ना बैठा है। हाँ, अरे भाई रमेश चाय वाला कर अकाउंट, रमेश चाय वाला बोल रहे नोटिफिकेशन से हमको फायदा है सबका। सर यूपी का लड़का भी अब आएगा पढ़ने तो काउंटर बढ़ाना पड़ेगा हमको। कोई बात नहीं, चिंता न करिए। अरे यूपीओ अपने देश का है, पाकिस्तान का थोड़े ना है। हम आपके साथ हैं आंदोलन में भी। पंकज इधर आइए, चिंता न करिए, हमको कॉल करिए, जिस दिन जाइएगा ना हमको कॉल कीजिएगा, पूरा क्लास कैंसिल करके सबसे पहले हम आगे रहेंगे। ठीक, कॉल आप मारिएगा कि सर आइए, हम झंडा को आपके लिए बनवा दिए। चलिए, टाइगर रिजर्व, उसके बाद बायोस्फीयर, देखो बायोस्फीयर रिजर्व, भाई बाघ आरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में बोलते हैं इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सब आ जाएगा। तो भाई देखो, यहां पर भारत में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में, 1 से 5 तक जो पर्यावरण विज्ञान है। अब मत देखो, तुम लोग क्लास शुरू हो जाए ना तो उससे पहले तुम लोग थोड़ा सा
बैठ जाइए आकर के। पर्यावरण में हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी वनस्पति। अब वनस्पति में हम भारत में कितने प्रकार की वनस्पति है तो पढ़ेंगे ही, कितने प्रकार के वेजिटेशन है फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, व्हाट इज नेशनल पार्क, किसे बोलेंगे नेशनल पार्क। ये तीनों सेम है, जैसा लगता है देखने में जंगल टाइप का, बाग बूग, लेकिन तीनों क्या है, क्यों है, कैसे है, कितनी संख्या में है। अब 106 की संख्या में नेशनल पार्क है, तो अब यहाँ खड़ा होकर 106 नेशनल पार्क तो आपको याद नहीं करवाएंगे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपको हम बताएंगे, 106 में से जो पूछा जा सकता है वो नेशनल पार्क का लिस्ट आपको यहाँ पर हम समझा देंगे लाइव में पीपीटी ला करके कि कौन सा नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 106 याद करिएगा, दिक्कत हो जाएगा। 106 में से इंपॉर्टेंट 40-45 आपको कर लेना है। टाइगर रिजर्व टोटल 53 है, 53 है वर्तमान में। बिहार में एक वो जानते हैं वाल्मीकि नगर, कैमूर बनने वाला पर अभी बना नहीं है, तो ये हम आपको टाइगर रिजर्व में भी 53 है तो 53 याद नहीं करना है। 53 में जो इंपॉर्टेंट है 20-25 वो करना है हमको। बायोस्फीयर रिजर्व 18 को है, ये 18 को है तो 18 याद कर लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है तो ये आपको करना है। प्लस सेंचुरी की बात करें, सुना होगा घाना बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी 500 से ऊपर है। सेंचुरी कितने हैं? 500 से ऊपर। ऐसे में 500 सेंचुरी आपको याद नहीं करना है। 500 में से आप मान के चलिए कि 40-50 के आसपास सेंचुरी है जो आपको याद करना है। और एक चीज जो सबसे अच्छी बात है वो बात यह है कि कई सारा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कॉमन है और कई सारे सेंचुरी भी कॉमन है, तो नाम सेम है पर उस सेंचुरी में भी आता है, नेशनल पार्क में भी आता है और टाइगर रिजर्व में भी आता है। अगर उस सेंचुरी में पढ़ लिए तो वही नेशनल पार्क है, वही टाइगर रिजर्व है। और किस राज्य में के बारे में याद, जैसे सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल जो है सो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, क्यों भाई, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें कॉमन है तो उतना मेहनत आपको नहीं करना है। एक बार याद हो गया कि ये वाला यहाँ है तो वही नेशनल पार्क है, वही बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसलिए चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं। संख्या दिख रहा है पर फाइनली अगर कंक्लूड होगा तो 70 में सब सिमट जाएगा। अगर फाइनली जो इंपॉर्टेंट बोले हम वो पूरा अगर फाइनली कंक्लूड करें तो 70 में आपका पूरा कंप्लीटली सिमट के रह जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक चीज का हम यहाँ ला करके याद करवाएंगे बैठा के। 70 में से हो सकता है 40 आपको यही याद करवा दें, 30 को आपको याद करना घर पे रह जाए। ये सब बताएंगे। नेशनल पार्क का प्रोग्राम कब शुरू हुआ, टाइगर रिजर्व कब से शुरू हुआ बनना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं, ये सारी बात हम करेंगे। इसके अलावा वनस्पति के प्रकार क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति मिलता है। कितने प्रकार के मिलता है वेजिटेशन? 5। जब ये हो जाएगा तो भारत में जलवायु, क्लाइमेट, वैसे तो बोलते हैं कि दुनिया में जितने प्रकार की जलवायु है सब इंडिया में मिलता है। इंडिया में एक तरफ चूरू है जहां बहुत अधिक तापमान, एक तरफ लेह है, लेह एक तरफ द्रास है जहां तापमान हमेशा -25 -30। भाई एक तरफ द्रास है तो एक तरफ चूरू है, 52 डिग्री तापमान हो जाता है चूरू का, तो -20 रहता है पूरे साल द्रास का। एक तरफ हमारे यहाँ मासिन राम और चेरापूंजी है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो एक तरफ लेह है जहाँ वर्षा के लिए लोग तरस जाते हैं। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि चूरू, लेह यानी एक्सट्रीम कंडीशन सब इंडिया में है। कि एक विद्वान थे ब्लेनफोर्ड महोदय, उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया में जितने प्रकार के क्लाइमेट है सब इंडिया में मिलता है। इसलिए पूरे दुनिया के क्लाइमेट को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले भारत के जलवायु को पढ़ लीजिए। पूरे दुनिया के क्लाइमेट पढ़ना है तो सबसे पहले भारत की जलवायु को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा दुनिया में कितने प्रकार की जलवायु। तो समस्या ये आती है कि भारत को हम किस जलवायु में रखें, भारत को हम किस क्लाइमेट में रखें। जब सब जलवायु, तो कौन जलवायु बोल दे इसी भारत में जलवायु। तो चूंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट है मानसून। भारत में आप देख रहे थे जब लॉकडाउन था, कोरोना काल था, तो कृषि हमारा इज्जत बचाया। प्लस में अगर किसी का ग्रोथ था तो एग्रीकल्चर का, प्लस में अगर किसी का ग्रोथ था तो किसका ग्रोथ था, सबका ग्रोथ माइनस में चला गया कोरोना में। सर्विस सेक्टर ठप हो गया, सारे दफ्तर बंद हो गए, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। उसमें कृषि हमें जान बचाया, हमारी इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया। और कृषि हमारे यहाँ आज भी
आज भी 52% एग्रीकल्चर, 48% जमीन को ही हमारे पास पानी की सुविधा है, 48% जमीन ही इरिगेटेड लैंड में आते हैं, सिंचित जमीन में आते हैं, यानी उनको सिंचाई की सुविधा मिला हुआ है। 52% आजादी के इतने साल निकल गए, फिर भी आज भी नहरों के मामले में, बांध के मामले में दुनिया में हम तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। नहर बांध में दुनिया में तीसरा स्थान बांधों के मामले में हमारे देश है, लेकिन फिर भी बांध के मामले में पूरी दुनिया में तीसरा स्थान होने के बाद भी 48% जमीन को हम क्या दे पाए हैं, पानी दे पाए हैं। अगर 52% को दे देंगे पूरा 100%, तो पूरे दुनिया में बांध और नहर के मामले में हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो 52% लोग जो खेती करते हैं उनका पूरा का पूरा मानसून का ठेकेदार है। वो हमेशा जून महीने में आसमान में देखते हैं कि बारिश कब होगी, और जब नहीं होती तो उदास हो जाते हैं। यानी किसान सबसे, भारत में सबसे ज्यादा पेशेंस वाला कोई व्यक्ति है तो किसान है। लगातार फसल खराब होने के बाद भी वो अपने भाग्य को आजमाता रहता है ना जी। इसीलिए कहा जाता है मानसून भारतीय कृषि के साथ जुआ खेलती है। भारतीय कृषि के साथ क्या खेलती है? जुआ। मानसून आता है लेकिन उसकी कोई नियमितता नहीं है। कभी इतनी ज्यादा कि बाढ़ ला देगा, सारे फसल डुबा देगा, तो कभी इतना बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि भैया सूखा पड़ जाएगा पूरे देश में। लगातार 2-3 साल तक मानसून फेल रहा। कुछ दिनों पहले एल नीनो का प्रभाव था, मानसून फेल हो गया था। तो भाई मानसून भारतीय कृषि के साथ जुआ खेलती है। क्यों जुआ? इसलिए खेलती है क्योंकि क्या है, मानसून जुआ इसलिए खेलती है क्योंकि मानसून का कोई भविष्यवाणी करना अभी तक पॉसिबल नहीं है। मानसून आज तक भविष्यवाणी नहीं हो पाया। अगर मानसून की भविष्यवाणी हो जाए कि इस बार मानसून नहीं आएगा, तो हम उस फसल को बोएंगे जिसमें पानी की जरूरत ना हो। क्यों भाई? हम पता चला कि उस फसल को बोए जिसमें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं, पर इतना बरसात होगा कि सब डूब गया। और पता चला कि मानसून की भविष्यवाणी हुआ कि इस साल बहुत बारिश होगी, धान रोप दीजिए। पता चला जैसी धान रोपे हैं पर बारिशें नहीं हुआ, सब सूख गया। तो मानसून की भविष्यवाणी, इतने सैटेलाइट छोड़े गए मानसून की भविष्यवाणी की, लेकिन आज तक मानसून की सही भविष्यवाणी नहीं कर पाया गया। इसीलिए मानसून को बोला जाता है गैम्बलिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय किसान, इंडियन फार्मर एंड इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्या है, वो गैम्बलिंग है, एक जुआ है मानसून। क्लियर है? तो मानसून यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा मानसून पर भी डिस्कशन करेंगे। और भारत में चूंकि मानसून भारत के आज भी, ऐसे तो आप जानते हैं कृषि पर डायरेक्ट आज भी 58% लोग डिपेंड है। इंडिया में आज भी 58% लोग कृषि पे डिपेंड है, पता है ना आपको। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कृषि का जीडीपी में रोल बहुत कम है, 13.5% के आसपास। कृषि का जीडीपी में एग्जैक्टली कितना रोल है मुझे ध्यान नहीं है, 13-13.5% अभी भी है। तो बताइए कि जीडीपी का मतलब टोटल पैसा, जीडीपी का मतलब टोटल जो भी देश में उत्पादन होता है, जो भी देश में उत्पादन होता है, या गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विस का प्रोडक्शन हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या चावल धान गेहूं उपजे, जो वस्तु और सेवा का टोटल प्रोडक्शन होता है, उसी का जो मूल्य होता है, वैल्यू होती है, करेंसी वैल्यू, उसी को जीडीपी कहते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार 100 रुपए कमाती है तो 13.5 रुपया कृषि देता है। 100 रुपए में 13.5 रुपया कौन देता है? कृषि। और डिपेंड लोग कितने? 58 लोग 13.5 रुपए पर डिपेंड है। और बाकी कितने हो गए? 42% लोग डिपेंड है कितने पर? सोचिए कितना परसेंट हो गया जी? 86% लगभग 86-86.5 रुपया मिल रहा है 52 लोगों को, 42 लोगों को। 13 रुपया किसको मिल रहा है? कृषि पर। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि आजादी मिली तो उस समय हम 80% लोग कृषि पर डिपेंड थे। 80% लोग आजादी मिली थी तो खेती पर डिपेंडेंट थे, 80% लोग। और उस समय कृषि का जीडीपी में 52% योगदान था। कितना योगदान था? 52%। यानी 52 रुपया में 80 लोगों का काम चलता था, एग्जाम्पल के फॉर्म में ये। और जब हम विकसित होते गए तो जीडीपी का बहुत तेजी से कृषि का रोल कमने लगा, और आज 13.5% है। जितनी तेजी से जीडीपी में कृषि का रोल कमा, उतनी तेजी से डिपेंडेंट लोगों का संख्या नहीं घटा। तो भैया हम गरीब हो गए और अमीर हो गए, कृषि से जुड़े लोग और गरीब हो गए। कहने का मतलब ये रहा भैया कि कृषि का बहुत ही खस्ता हाल है भारत में। आज भी सिंचाई नहीं है, ये लोग मानसून पर डिपेंड है। फिर भी 58% लोग भले ही डिपेंड हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में गूगल हेडक्वार्टर में नौकरी करने वाला एक इंजीनियर भी बाबूजी को फोन करता है बरसात में, तो पूछता है कि बाबूजी धान कैसा हुआ है। करोड़ों रुपए कमाने वाला पैकेज वाला इंजीनियर, दिल में अभी भी खेत और धान बस रहा है। फोन करके बाबूजी से पहला बात बरसात में क्या पूछता है कि साल धान कैसा हुआ है। ठीक है ना? इसका मतलब अभी भी उसका दिल उसी खेत और उसी कीचड़ उसी धान में है। IIT निकाल के इंजीनियर बन के वो बच्चा चला गया कहाँ? अमेरिका नौकरी करने, बात अलग है। तो हम लोग 58% लोग भले ही कृषि पर डिपेंड है, लेकिन मान के चलिए कि आज भी
70-80% लोगों का दिल उसी खेत और उसी मानसून में बसता है। इसीलिए मानसून चूंकि हमारे सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, इसलिए भारत किस जलवायु का देश है पूछा जाए तो बोलेंगे मानसूनी जलवायु का देश। भारत किस जलवायु का देश है जी? मानसूनी। इतना देर का लेक्चर जो था थोड़ी इकोनॉमिक्स भी डाल दिए ताकि आपको समझ में आए कृषि की दुर्दशा क्या है, और साथ में आपको बताया कि मानसूनी भारत इतने सारे जलवायु है फिर भी इसे मानसूनी जलवायु का देश क्यों कहेंगे, फिर भी इसे मानसून क्लाइमेट का देश क्यों कहा जाए। समझ में आ गया? तो वनस्पति में वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे। एक चीज और, जलवायु में हम लोग पढ़ेंगे भारत में मौसम, भारत में मौसम का वर्गीकरण, कितने प्रकार का सीजन होता है भारत में, कितने ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु होता है ना, और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है ये भी पढ़ेंगे। और अगर इसमें ईवीएस में एक चैप्टर देखें तो थोड़ा कृषि का चैप्टर भी आ जाता है, कृषि। तो ये भारत के ईवीएस के अंदर हम लोग इतनी चीजों को पढ़ेंगे। जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो इन उद्यानों में कौन सा जीव पाया जाता है, किस जीव के लिए राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। कौन सा जीव, किस क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ये जीव किस राज्य में मिलता है, उदबिलाव किस राज्य में मिलता है, लंगूर किस राज्य में मिलता है, पूछता है ना भाई। या फिर पूछता है कि कक्षकेरण में किस कौन से जानवर के लिए कक्षकेरण प्रसिद्ध है, या फिर घाना पक्षी बिहार किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा तो इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। अगर विश्व की बात करें विद्यार्थी जी तो विश्व की बात अगर उतारिएगा नहीं, अभी रुक जाइए। विश्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलवायु। दुनिया में कितने प्रकार की जलवायु, यहां भी पढ़ना है हमको, वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। और जलवायु के प्रकार पढ़ने का एकमात्र है हमारा कि भैया किस इलाके में कौन सा पेड़ मिलता है, किस इलाके में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। हम लोग विश्व का क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड, और उसके बहाने बताएंगे किस क्षेत्र में कौन सी फसल, किस प्रकार के वनस्पति, किस प्रकार के जीव टोटल। इसके अलावा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे विश्व में जितने भी क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, इसमें पढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी जी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज का मतलब भी बहुत बड़ी, सोइए मत, अभी नोट्स चाहिए था कहिया भेजिएगा, और अभी सो रहे हैं बैठ के। सीध 90 डिग्री पे सर दर्द मेरा भी है। कल स्थिति ऐसी हुई, पता नहीं बिना कारण के, कल ऐसी स्थिति हुई कि 3 बजे तक हम जगते रह गए और नींद ही नहीं आया, और न पढ़े, ऐसे नहीं मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल चार्ज में था फिर भी नींद नहीं आ रही थी। 3 बजे सोए, अब 6:45 बजे से क्लास, अब 6:45 में जगे। पाठक जी को फोन किए, बायोलॉजी वाले मास्टर को, कि सर कहाँ हैं, वो बाइक से आते हैं, आज लेट हो गए, चलेंगे आपके साथ। बोले कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश है, दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, हम तो निकल नहीं सकते, आप चले जाइए कुछ दूसरे गाड़ी से। तो बाद में आए, हम थोड़ा चले आए पहले, तो स्थिति ऐसी थी। तो सर दर्द हमको भी है, लेकिन देखिए कितना एनर्जी में आके पढ़ा रहे हैं, कितना जोश में आके पढ़ा रहे हैं। थोड़ा 90 डिग्री पे आइए, अपने आप को काहे बुजुर्ग मान के बैठे हैं, यूथ हैं। अरे कहिए कि मैं युवा हूं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 74 साल के होकर कहते हैं युवा प्रधानमंत्री, मोदी जी युवा हो सकते हैं, राहुल गांधी युवा हो सकते हैं, तो हम बूढ़ा थोड़ा ना है। कल लालू प्रसाद उनको सलाह दे दिए शादी करने का कि अभी समय गया बीता नहीं है, करिए, बाराती चलेंगे हम लोग। नहीं बोले लालू जी, कल बोले कि आपकी मम्मी बोलते कि बात नहीं सुनता है, से आप करिए शादी, हम लोग बाराती चलेंगे आपका। राहुल गांधी बेचारे मुस्कुरा के सुन रहे थे, खाली दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, ये भी बोले खाली दाढ़ी बढ़ा के घूम। चलो, तो जलवायु परिवर्तन विद्यार्थी जी, क्लाइमेट चेंज इस दुनिया का सबसे बड़ा इशू है ईवीएस के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज में हम लोग जितने भी अभी तक सुनो, जितने भी दुनिया के प्रमुख मीटिंग हुए हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैसे आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, आपने सुना है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जितने भी क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग दुनिया में आज तक हुआ है, किस शहर में हुआ, कब हुआ और वहां क्या निर्णय लिए गए, सब इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। जलवायु परिवर्तन वाले चैप्टर में भाई आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, कॉप 25, 26, 27, सुना है नाम ना। कॉप की मीटिंग कब शुरू हुआ, पहली बार दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग कब शुरू हुआ, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब बना, 5 जून को कब से मना रहे पर्यावरण दिवस, किस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, एक कंप्लीट इसी चैप्टर में होगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा इकोसिस्टम। क्या होगा जी? इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र,
पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पढ़ेंगे और जलवायु के साथ ही पढ़ लेंगे बायोम। क्या पढ़ लेंगे? बायोम। बायोम जिस क्षेत्र में जो जलवायु मिलता है, तो वहां किस, सुनो भाई, जिस क्षेत्र में जो क्लाइमेट मिलता है, सुनो मेरी बात, जिस क्षेत्र में जो क्लाइमेट मिलता है वहां जिस प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं उसी को बोलते हैं बायोम। भाई जिस क्षेत्र में जो क्लाइमेट मिलता है उस क्षेत्र में जिस प्रकार के जीव जंतु होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग बायोम। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतना चैप्टर है यहाँ पर और यहाँ पर इतने चैप्टर हैं, इसको सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर बात रहेगी रटने वाली, वहाँ पर हम वहाँ से PDF समझाने के बाद सेंड कर देंगे, उसको पढ़ते रहना है, क्योंकि टाइम काटना नहीं है, क्योंकि मैटर हो गया सीरियस। अब कल से मैटर और कम से कम 30 लाख लोग परीक्षा देंगे। हमको तो ये लग रहा है कि सेंटर कैसे मैनेज होगा, ये लोग एक दिन में पेपर कैसे ले पाएंगे? सेंटर यूपी में होगा। अच्छा, इतनी बात भाई, बड़े दिन से आप लोग मेरा इंतजार भी कर रहे थे। जब रमेश के गुमटी पे आप लोग मिलते थे तो बोलते थे सर हमारे में 200 मिनट ला चलाइए, तो आ गए आज लंबे समय के लिए। हम भी सोचे कि 10 मिनट का है, जाएंगे तो पूरा दबा के 1.5 घंटा रहेंगे। क्यों जी, 10 घंटा का, 10 मिनट का है, जाएंगे। चलो भाई, तो ये हम लोग शुरू करते हैं बात। हेडिंग डाल दीजिए पहले, भारत की वनस्पति, बिना समय गवाए भारत की वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पति। लेकिन संख्या आप लोगों की बहुत कम हो गया है। अच्छा, लग रहा है कोई और EVS बहाने आएगा मास्टर। अभी मजा आया? अरे अच्छा चलिए, सब कैमरा लगा है, सुनेंगे सब। सर तो कहेंगे हमारा शिकायत कर रही है। एक दिन तो टीचर के सामने ही शिकायत करने लगी, इसको हम इशारा की करे, अरे हमारे मुंह पर हमारा शिकायत करोगी? चलिए, वनस्पति भारत की, हेडिंग डाल दो पड़ोसी, हेडिंग डालो भारत की वनस्पति। एक अंदर, अरे हमारे गांव का भी एक बच्चा यहाँ बैठा है ना, गांव के पड़ोस का बैठा है भाई, बैठा है पीछे। हाँ, पड़ोसी भी मेरा बैठा है यहाँ, अरवल का है, जहानाबाद। चलिए, अरे बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे ना तो हमको नदी किनारे पकड़ लेगा। अगर बढ़िया ना पढ़ाएंगे तो मुझे नदी के किनारे वहीं पकड़ेगा, काहे नहीं पढ़ाए थे, इसलिए हमेशा भेटाएगा ये कहीं दूर जाना नहीं जी। और वो तो हमारी मम्मी से भी पढ़ा है, पूछ लीजिए। हाँ जी, पढ़े हो ना? हाँ जी, हमारी वेजिटेशन ऑफ इंडिया। चलिए कोई बात नहीं, पहचान गए, पहचान बढ़ा तुम्हारा कुछ। चलो, वेजिटेशन ऑफ इंडिया लिखो, वेजिटेशन ऑफ इंडिया में लिखिए, भारत में लिखो। भारत में रियल में हमारी मदर टीचर से रिटायर की हैं, तो इनके गांव में ही स्कूल, इनके गांव के स्कूल से रिटायर की हैं वो, तो वहीं पढ़े थे ये। तो एक दिन बताया कि सर हम पढ़े हैं आपकी मम्मी से भी, और मेरे पिताजी को भी आप जानते हैं। हाँ, और मुझे भी आप जान गए। चलिए इन पर्यावरण आप, चलिए भारत की वनस्पति देखिए, भारत में लिखो, भारत में 5 प्रकार की वनस्पति मिलता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति मिलता है। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति मिलता है। भारत में 5 प्रकार की वनस्पति मिलता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। देखो भाई, थोड़ा सा जानकारी लेते चलेंगे, हल्का हल्का, और फिर डिटेल में भी सबका करेंगे। सबसे पहला वनस्पति है, उसका नाम है उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी सदाबहार वन या सदाहरित वन। सदाहरित को ही हम सदाबहार भी कहते हैं, सदाहरित को ही हम सदाबहार भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी सदाहरित वन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉनसून एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये मत सोचिएगा कि पूरे साल इसमें पत्ता गिरता ही नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि पतझड़ वाले पन में सालों भर, साल में एक बार पत्ता गिर जाता है। पता है ना आपको, जो पतझड़ वाले वन होते हैं वसंत ऋतु में, पतझड़ का मौसम किसको बोलते हैं? बसंत ऋतु को। पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन सदाबहार का मतलब ये नहीं है। सदाबहार का मतलब सुनो भाई, सुनिए भी, अगर अच्छा उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी सदाहरित वन, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। मैं कह रहा हूं सुनिए मेरे भाई, लिखना बंद कर दीजिए, कॉर्नर सुनने के लिए बोल रहा हूं, सुन रहे हो भाई। सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन में क्या डिफरेंस है? पतझड़ वाले वन में साल में एक बार सारे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ के सारे पत्ते एक मौसम में खत्म, ऐसा लगेगा कि जंगल सूख गया है। एक पत्ता नहीं, मार्च महीने में पेड़ के ऊपर एक पत्ता आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा पत्ता गिर जाए तो उसे पतझड़ वाले वन कहते हैं। लेकिन ऐसा वनस्पति जिसमें पत्ते गिरते हैं लेकिन एक साथ सारे पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते। ऐसा थोड़ा ना कि सीमेंटेड पत्ता है जी अब गिरेगा ही नहीं, कमरे वाला पौधा थोड़ा ना है जो रूम में हम सीमेंट वाला पौधा लगा देते हरा पीला लाल। तो भैया भाई जो सदाबहार वन होते हैं वो हमेशा हरा भरा दिखते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसके पेड़ के पत्ते एक साथ नहीं गिरते, बारी बारी से पूरे साल गिरते रहते हैं, इसीलिए वो जंगल हमेशा हरा भरा दिखता है। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सदाबहार वन, सदाबहार वन। अब आ जाइए दूसरा, समझ में आया दोनों में अंतर? पतझड़ वाले वन और सदाबहार वन में अंतर समझ में आया? क्या है? पतझड़ वाले वन साल में एक बार अपना पत्ता कंप्लीट गिरा देगा एक साथ, लेकिन पतझड़ वाले वन वर्ष में पूरे साल हर महीने अपने पत्ते गिराएंगे, नए पत्ते आएंगे। वो सदाबहार वन होते हैं क्योंकि वो हरा भरा पूरे साल दिखते हैं, पत्ते उनके भी गिरते हैं, लेकिन पूरे साल में एक बार सारे पेड़ पत्ते नहीं गिराते, इसीलिए जंगल हरा भरा दिखता है। अब खुद बताइए इस टाइप का जंगल कहाँ मिलेगा? जहां बहुत ज्यादा क्या होगी? वर्षा होगी। रटना नहीं है, इस तरह का जंगल कहाँ मिलेगा? जहां बहुत अधिक वर्षा होगी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा वार्म का कंडीशन होगा, वार्म या गर्मी का कंडीशन होगा, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा बरसात। सुनिए मेरी बात, ऐसा जगह जहां तापमान कम हो वहां घास से लेकर पेड़ तक सब मुलायम होते हैं। पेड़ और घास, जहां पर वर्षा छोड़िए टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जहां कम होता है वहां के पेड़ की लकड़ियां मुलायम होती हैं, वहां के घास भी मुलायम होते हैं। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां के घास भी कठोर होते हैं और पेड़ की लकड़ियां भी कठोर होती हैं। इसीलिए गर्म प्रदेश के जो पेड़ होते हैं उनका उपयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? कठोर लकड़ी से आप क्या बनाएंगे? फर्नीचर, यानी पलंग बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, किवाड़ी बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे। लेकिन जो मुलायम लकड़ी के जंगल होंगे, जहां की लकड़ियां मुलायम होंगी, उनका पेस्ट बनाना आसान होगा। पेस्ट को अंग्रेजी में पेस्ट और हिंदी में लुगदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लुगदी। उस लुगदी पेड़ का जो मांस होता है ना बीच वाला, उसको निकाल के पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बना के उसी से कागज बनाते हैं। लुगदी से क्या बनता है? कागज। यानी ऐसे क्षेत्र जो ठंडा प्रदेश में आता है वहां की लकड़ियां मुलायम होती हैं और उन लकड़ी से लुगदी बनाना आसान होता है, उनसे पेस्ट बनाना आसान होता है, जिससे कागज उद्योग फेमस है, उससे फर्नीचर कम बनते हैं। लेकिन ऐसा प्रदेश जहां की लकड़ियां कठोर होंगी, कठोर वहां की लकड़ी होगी जहां टेम्परेचर एवरेज ज्यादा होगा
और वर्षा ज्यादा होगी, वहां के पेड़ लंबे भी होंगे, कठोर भी होंगे। अतः इन जंगलों के पेड़ के लकड़ियों का प्रयोग रेलवे के स्लीपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में। आप देखते होंगे पुराने जमाने के रेल की पटरी में सीमेंट नहीं होता था, लकड़ी का ही स्लीपर होता था जोड़ने वाला। पुराना स्टेशन पे जाइएगा तो आज भी लकड़ी के स्लीपर मिलेगा, है ना। सगवान और सखुआ के बारे में कहते थे, 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा तो जौ भर सड़ा, है ना। जौ जाते जौ होता है ना, जौ छोटा तो बोलता है कि 100 साल पड़ा और 100 साल खड़ा तब थोड़ा सा सड़ा, है ना। इसका मतलब बहुत मजबूत है, उसको कहीं रख दीजिए, गोल्ड टाइप का काम करता है। 100 साल अगर कुएं में गोल्ड को डाल के छोड़ दीजिए पानी में, बिल्कुल जंग नहीं लगता। क्योंकि गोल्ड जो होता है क्या होता है जी, बहुत कम, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे पाया जाता है गोल्ड। तो भैया उसी तरह ये सड़ता ही नहीं, इतनी कठोर लकड़ी है। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हाँ, फर्नीचर में। लेकिन जो पोलर रीजन में ठंडे प्रदेश के जंगल हैं, उनका उपयोग कागज उद्योग में करते हैं। और बता दें विद्यार्थी जी कि कागज उद्योग दुनिया में सबसे ज्यादा कनाडा में है। सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन कनाडा करता है, लेकिन कागज का सबसे ज्यादा उपयोग चीन करता है। क्वेश्चन आ जाए, कागज का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? चीन। और कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन कनाडा, क्योंकि कनाडा पड़ता भी है पोलर रीजन में, कनाडा ठंडा प्रदेश में पड़ता है। कभी भी कागज उद्योग पूछे कहाँ, तो हमेशा खोजना जगह कौन ठंडा प्रदेश में है। ठंडे प्रदेश वाला प्लेस को मारना ठीक, वो कागज उद्योग के लिए सही होगा। कनाडा दुनिया में कागज के उत्पादन में नंबर 1 है। कनाडा दुनिया में कागज के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन चीन कागज के उपयोग में सबसे आगे है। तो ये तो समझ में आ गया कि सदाबहार वन वहीं मिलेगा जहां बहुत वर्षा होगी, बहुत गर्मी होगी। तो तीसरी बात ये समझ में आ गया कि यहाँ के पेड़ की लकड़ी कठोर होगी, मुलायम कठोर होगी। यहाँ के पत्ते चौड़े होंगे, पत्ते क्या होंगे? चौड़े। और जाहिर सी बात है जंगल घने होंगे। जंगल जब खूब वर्षा होगी तो खूब न पेड़ निकलेगा जी। बरसात के दिन देखिएगा ऐसा ऐसा पौधा निकलता है जिसको आपने बोया नहीं था, और फिर भी वहां से पौधा निकल आया है। और बरसात के बाद शहर में ना पौधा की कमी है। देख रहे थे परसों, वो बिल्डिंग के सामने वाला बिल्डिंग में कुछ लोग रेंटर रहते हैं, और घास उगाया हुआ है, दूब, और उसमें नाक सटा सटा के ऑक्सीजन ले रहा है। हम बोले भैया तुम गांव में ये दूब के पूछे नहीं है, कोई नहीं पूछता है। इस शहर में खड़े होकर सेल्फी ले रहे दूब के साथ, बताओ। अब जंगल झाड़ लगा के सेल्फी ले रहा है। शहर में तो ये दूब का वैल्यू, गांव में जम जाता है ऐसे ही। तो बरसात के बाद सब लेता है, लाइन सफाई का, मच्छर का घर सब फेंको उठा के। तो भैया गांव शहर में ही तो अंतर है। तो मेरे भाई सुनो, ये जो हमारा मानसूनी सदाहरित वन है, इसमें कठोर लकड़ी पाया जाता है, जिसका उपयोग फर्नीचर में करते हैं, कठोर चीजों में करते हैं। यहाँ के जंगल घने होते हैं, ये सब लिखवा देंगे भी। यहाँ के जंगल घने, समझा दे रहे ताकि लिखते समय परेशानी न हो। यहाँ के जंगल इतने घने हो जाते हैं बरसात होने के कारण। ये कई ऐसे पेड़ हैं जिनको सूरज की रोशनी नहीं मिलता। इस जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनको सूरज का प्रकाश नहीं मिलता। वो बेचारे तरसते हैं सूरज के प्रकाश के लिए, और कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं कि भैया सूरज के प्रकाश को पाने के लिए वो पेड़ कंपटीशन करता है और अपनी हाइट बढ़ा लेता है। क्वेश्चन आता है कि सदाबहार वन के जंगल के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, क्यों? तो पहला ऑप्शन रहेगा बहुत वर्षा के कारण, बहुत तापमान के कारण। और तीसरा ऑप्शन रहेगा सूर्य के प्रकाश के पाने की होड़, कंपटीशन। यही होता है, पेड़ आपस में कंपटीशन कर लेता है कि सूरज को हम देखेंगे, हम देखेंगे। इसी में लंबाई सबका बढ़ जाता है। यही इसका आंसर, क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर भी यही होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट के जंगल के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, क्यों? तो क्या बोलिएगा? सूर्य के प्रकाश को पाने का कंपटीशन है। क्या चल रहा है, समझ में आ गया? इस कारण से आगे पेड़ क्या होते हैं? लंबे होते हैं। अब भाई दूसरा, अब क्या कठोर ना बोलेगी? अरे जहां अभी तो ही बोल रहे थे बारिश अधिक हो और लकड़ी कठोर हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैंने गर्मी भी हो, बरसात में लकड़ियां कठोर होती हैं। अब आइए अगला ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, पतझड़ वाले
पतझड़ वाले वन या इसे पर्णपाती कहते हैं। पर्णपाती वन बोलिए या पतझड़ वाले वन बोलिए, एक ही बात है। भारत में जो दूसरा, अच्छा ये बताओ तो थोड़ा सा गेस करके बताओ कि सदाबहार वन किस राज्य में मिल सकता है? केरल में, केरल में मिलेगा और मेघालय में मिलेगा। जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां मिलेगा। जहां तापमानों ज्यादा, वर्षों ज्यादा, तो केरल में सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? केरल में। सबसे ज्यादा मिलेगा केरल में और उसके बाद मिलेगा पूर्वी हिमालय में। सबसे ज्यादा वन कहां मिलेगा? पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में। चलिए नंबर 2 हो गया। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मानसून। उष्णकटिबंध का मतलब ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट, DECIDUOUS, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वाले वन में। बस इतनी खास सुनो, यहां भी तापमान होती है, यहां भी वर्षा होता है, यहां भी तापमान, यहां भी वर्षा, पर इसके तुलना में कम। यानी यहां की लकड़ी भी कठोर ही होगी, मुलायम। अभी जो नाम लिया सखुआ, सागौन, ये दोनों किसके वन है? पतझड़ वाले वन। ये इसमें नहीं आते, इसमें कुछ और पेड़ आता है। सखुआ और सागवान जो बोले ना, एक्चुअल में वो पतझड़ वाले वन में आते हैं। शीशम आ जाएगा पतझड़ वाले में भी। उतार लिए। अब आइए तीसरा, तीसरा आइए मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वन यानी डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट। अभी बताओ तुम लोग की डेजर्ट नामे है, तो बताओ ये जंगल वहां मिलेगा जहां ज्यादा वर्षा होती है? इसका मतलब यह है कि मरुस्थलीय वन वहीं मिलेगा जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। अब सुनिए, मरुस्थलीय वन भी जो है, सुनो बात, मरुस्थलीय वन ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अर्ध मरुस्थलीय वन, अर्ध मरुस्थलीय वन, सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट, और एक होता है पूर्ण मरुस्थलीय वन यानी कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट। कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट। मरुस्थलीय वन को बांटेंगे 2 भाग में, अर्ध मरुस्थलीय वन, अर्ध मरुस्थलीय वन और पूर्ण मरुस्थलीय वन। सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट और कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट। नोट कर लिए, सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट और कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट। सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ विद्यार्थी कि जहां वर्षा थोड़ी अधिक होती हो। सुनो, वर्षा जहां, सुनो भाई, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच होता हो वार्षिक, जहां वर्षा, और उतार लो भाई, और जहां 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम। सुनो, डेजर्ट फॉरेस्ट 2 प्रकार का। अब मान लो राजस्थान में डेजर्ट है, तो क्या जितना वर्षा पूर्वी राजस्थान में होगा, क्या उतना ही वर्षा पश्चिमी राजस्थान में होगी? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पूरा थार मरुस्थल है। जो बालू वाला मरुस्थल देखना चाहते हैं आप, को रेत ही रेत, तो कहाँ मिलेगा आपको? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, इन इलाकों में मिलेगा आपको पूरा मरुस्थल। लेकिन अरावली पर्वत के इस पर आइएगा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पाली, धौलपुर, ये पूरा जो आगरा तक का इलाका है भाई, वो भी डेजर्ट ही है। पूरा राजस्थान डेजर्ट है। लेकिन राजस्थान का जो आधा हिस्सा है उसमें वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और बाकी राजस्थान का जो आधा हिस्सा है वो 25 से 50 के बीच में होती है। राजस्थान के आधे हिस्से में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और बाकी राजस्थान के आधे हिस्से में 25 से 50 के बीच होती है। अभी बताओ कि जहां वर्षा 25 से 50 के बीच होगा वहां पेड़ में पत्ते भी मिलेंगे, लेकिन जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम मिलेगा वहां पेड़ में कांटा मिलेगा, पत्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। पत्ता जो है वो कांटों में बदल जाता है। हमसे होशियार वहां के पौधे हैं। हम पानी बर्बाद करते हैं। उनको पता था कि पेड़ में अगर पत्ता रहेगा, तो आपको बताए ना, जब तालाब से पानी वाष्प बन के उड़े, ये सब बताएंगे आपको आर्द्रता,
जब तालाब से पानी भाप बन के उड़ता है तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन, यानी वाष्पीकरण। लेकिन जब पेड़ के पत्तों से पानी वाष्प बन के निकलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। जब पेड़ के पत्तों से पानी भाप बन के निकलता है तो उसको बोलते हैं, प्रोसेस वही है, प्रोसेस सेम है, बस नदी तालाब कुआं से पानी भाप बन के उड़े तो इवोपरेशन, वाष्पीकरण, और जब पेड़ के पत्तों से पानी उड़े तो उसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो भैया पेड़, मरुस्थल के पेड़ में कांटा क्यों हो जाता है पत्तों की जगह? क्योंकि पत्ता होगा तो ज्यादा पानी निकलेगा भाप बन के। अगर उस पत्ता को कांटा में बदल लेती है पेड़ तो क्या होगा, उतना ज्यादा पानी पेड़ से उड़ेगा नहीं। तो पेड़ समझदार है भैया, अपने आप को कांटा चुभाना पसंद करता है पर पानी बर्बाद करना पसंद नहीं करता। एक बात और जान जाइए, मरुस्थल में जो पौधे मिलते हैं उनको जेरोफाइट कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि जेरोफाइट पौधे कहाँ मिलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं मरूदभीद। मरूदभीद पौधे का मतलब, इसका मतलब मरुस्थलीय पेड़ बन के पौधे को हम लोग बोलेंगे जेरोफाइट, यानी हिंदी में बोलेंगे मरूदभीद। मरूदभीद, मरुस्थलीय बन के जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मरूदभीद। अब मरूद पूछा जाए कि मरूदभीद के पौधे अपने पत्ता को कांटा में बदल लेते हैं, क्यों? क्योंकि पत्ता होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगी, पानी पत्ता से बाहर निकलेगा तेजी से, और जब कांटा होगा तो उतनी तेजी से नहीं निकलेगी। तो भैया एक चीज और है, पानी बचाने के लिए मरुस्थल के वन एक काम क्या करते हैं कि अपने पत्तों को कांटों में बदल लेते हैं, और जो दूसरा काम ही करते हैं वो करते हैं रात को करते हैं फोटोसिंथेसिस। भैया प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्योंकि वो दिन में सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सारे पेड़ प्रकाश संश्लेषण सूरज के प्रकाश में करते हैं, लेकिन मरुस्थल के जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण रात को करते हैं। हीट तो जानते हैं कि दिन में अगर करेंगे प्रकाश संश्लेषण तो ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पानी का खर्चा होगा, रात को करेंगे हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और रात को करेंगे उसका इस्तेमाल हीट को, तो पानी कम खर्च होगा। यानी कितने समझदार पौधे आए, रात को करते हैं खाना, दिन में भूखे रह जाते हैं, रात को बनाते हैं खाना। और वो पौधे जो हैं पत्ते को कांटों में बदल लेते हैं। एक चीज और है, उन पौधों को पानी की कमी होती है, इसलिए उनकी जड़ें पानी की खोज में लंबी हो जाती हैं। पूछा जाए मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है कि छोटी? लंबी। पानी की खोज में डेजर्ट फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो पानी की खोज में अपनी जड़ें बढ़ाती काफी लंबी कर देती हैं। तो जेरोफाइट की विशेषता क्या समझे आप? वो करते हैं सिंथेसिस, पहला विशेषता। दूसरी विशेषता, वो अपने पत्तों को कांटों में बदल लेते हैं। तीसरी विशेषता, भैया उनकी जड़ें लंबी होती है। लेकिन बता दें कि जो सेमी डिजर्ट फॉरेस्ट है वहां पेड़ में कांटा प्लस पत्ता दोनों मिलेगा, लेकिन कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट में केवल क्या मिलेगा? कांटा मिलेगा, पत्ता उता नहीं मिलेगा। इसमें आ जाएगा नागफनी। कौन आ जाएगा जी? नागफनी, कैक्टस। आजकल देखते होंगे आजकल लोग फूल नहीं लगाते अपने घर में, क्या लगाते हैं? आजकल जमाना बदल गया, लोग जितने अमीर हो गए, जितने पढ़े लिखे हो गए, उन अपने शरीर में क्या चुभा लिए? कांटा। जो छुएगा उसको गड़ेगा नहीं। आज देखिएगा जितने अमीर लोग हैं या तो उनके बाउंड्री पर शीशा चुभाया रहता है, कुत्ते से सावधान, है ना, या फिर कैक्टस लगाया रहता है, नहीं सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं, होता है ना जी। मत आइए नहीं तो नोच लेंगे अंदर से। धूल भरी आंधी चलता है, हाँ तो चलता है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। गर्मी के दिन में होता क्या ना है कि वहां पर इतनी गर्मी हो जाती है कि सारी हवाएं गर्म होकर उड़ जाती हैं, तो अगल बगल की हवा तेजी से उसको भरने आती है, तो जब आएगी तेजी से तो रेत भी उड़ाएगी। तो धूल भरी आंधी कभी कभी तो उसमें पकड़ा जाने पर इंसान का डेथ हो जाता है। अगर आप बीच रेगिस्तान में पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? नागफनी, कैक्टस, और यहाँ आ जाएगा विद्यार्थी जी बबूल। यहाँ आ जाएगा कौन? बबूल। यहाँ आ जाएगा रोहिड़ा। यहाँ आ जाएगा कौन? रोहिड़ा। खेजड़ी लिखवा भी देंगे। तो ये तो हमारा हुआ मरुस्थलीय वन, जेरोफाइट। इसकी विशेषता अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, एक पौधा, सुनो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक पौधा जो रात को करता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी जड़ें लंबी होती है,
जिसमें पत्तों के स्थान पे कांटे होते हैं, बताइए ये पौधा भारत के किस स्थान पे मिलेगा? मिलेगा राजस्थान में। भाई ऐसे भी सवाल आ सकता है ना, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप कर रहे हैं, किसी भी तरह का ईवीएस से सवाल आए तो उड़ा के धुआं उड़ा दें उसका। चलिए अब आइए आगे जी। लेह में पथरीली जमीन है, पहाड़ी इलाका है। क्या पूर्ण मरुस्थलीय मतलब जहां वर्षा बिल्कुल कम, तो क्या लिखना है, उतारना है? समझ में आ गया? अब आइए चौथा, प्लीज। टाइड फॉरेस्ट, टाइड फॉरेस्ट, टाइड फॉरेस्ट यानी ज्वारीय वन, ज्वारीय वन या इसी को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन हो गया जी। समझ में सबको इन्वायरमेंट की क्लास अच्छा लग रहा है ना? आवाज कम आया और कई लोग सो रहे, जब देर लगातार पीछे बैठा बालक, वो पीछे बैठा बालक सो रहा था। अरे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव, अरे मैनग्रो वन, अरे भैया ज्वारीय वन को भी हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। अच्छा, मास्टर के बैच से सभी टीचर को एक कॉमन शिकायत है, कितना बीपीएससी के हम लोग बैच पढ़ाए, सारे बैच पढ़ाए, आज तक 1.5 घंटा बच्चा पेशेंस से बैठता है। हाँ, मास्टर के बैच से उठ उठ के लोग जाते रहता है, आते रहता है। मैंने इनको आदतें खत्म हो गया था बैठने का, पहली बार बैठ रहे इतना देरी, मैं हर 20 मिनट पर निकल निकल के सब बाहर ही जा रहा है। मैंने कौन ऐसा इमरजेंसी हो जा रहा है भाई? इतना भी पेशेंस ना है तो विद्यार्थी को तो मार के कूट दीजिएगा आप लोग, पढ़ाने जाएंगे स्कूल में तो तनी से बदमाशी के मार मुक्का एकदम का सब। चलो, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन कहाँ मिलेगा? समुद्र के किनारे। कहाँ? इसको सुनो, कहाँ मिलेगा? इसको दलदली वन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दलदली वन। विद्यार्थी जी सुनिए, ये समुद्र के किनारे मिलेगा। इस प्रकार के वन कहाँ मिलेंगे? समुद्र के किनारे। और बता दें, इनकी जो विशेषता होती है, इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं। इनकी जड़ें इतनी लंबी कि इनको आप उखाड़ नहीं सकते एक बार में। अगर आप पूरा नीचे से गड्ढा नहीं करेंगे तो ये उखड़ेंगे नहीं, उखाड़ते रहिए, आपके हाथ से पेड़ नहीं उखड़ेंगे। पतला भी डंठल है तो नहीं उखड़ पाएगा। जड़ें काफी अंदर तक लंबी होती है। इसकी एक और विशेषता है कि ये टूटता नहीं है, ये मुलायम, मतलब ये मुड़ जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं, लचीला होता है। यानी कह सकते हैं बिहार की भाषा में चीमड़ होता है भाई। इसकी जड़ें काफी लंबी और ये टूटता नहीं है। इसीलिए विद्वान लोग सलाह देते हैं कि सुनामी से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि सुनामी का कोई नुकसान ना हो, इस देश में सुनामी से कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप चाहते हैं, अगर प्रॉब्लम ना हो तो करिए क्या कि समुद्र के किनारे जो बनाते हैं आप रिसोर्ट, समुद्र, भाई बात ना करिए, समुद्र के किनारे जो रिसोर्ट आप बनाते हैं, रिसोर्ट समझते हैं ना, जो होटल्स बनाते हैं या रेस्टोरेंट बनाते हैं समुद्र के किनारे, लहरों के मस्ती के साथ लिट्टी चोखा का आनंद लें, है ना। मतलब वहाँ लिट्टी चोखा, इडली सांभर होगा वहाँ, है ना, वहाँ डोसा होगा, बात अलग है, लेकिन मतलब लहरों के साथ आनंद लीजिए। ऐसा होटल जिसके कमरे में अलग अलग रेंट है, कमरा में वह कमरा जिससे सनसेट और सनराइज दिखता है उसका रेंट ज्यादा, भीगे कपड़ों में कमरे में चले गए उसका रेंट ज्यादा। ये कौन सा शौक है भीगे कपड़ों में कमरे में जाना? अब पहले सुनामी आएगा तो कौन जाएगा? सनसेट सनराइज वाला पहले जाएगा। तो भैया अगर ऐसा ना करें, इस पूरे इलाके में मैंग्रोव लगा दें,
इस पूरे इलाके में 5 किलोमीटर की चौड़ाई में, इस पूरे इलाके में 5 किलोमीटर की चौड़ाई में अगर मैंग्रोव लगा दें तो क्या होगा? 5 किलोमीटर में, समुद्र से 5 किलोमीटर अंदर तक खाली मैंग्रोव के जंगल लगा दें तो स्थिति ऐसी आएगी, स्थिति ऐसी होगी भाई कि जब सुनामी आएगा तो सबसे पहले उस जंगल से टकराएगा। अब पेड़ की जड़ें लंबी नहीं, मुलायम होगी लेकिन टूटेगी नहीं। तो ऐसे में 5 किलोमीटर तक सुनामी के लहरों को जाते जाते सुनामी की लहर कमजोर पड़ जाएगी और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो वैज्ञानिक ये सलाह देते हैं, पर्यावरणविद ये सलाह देते हैं कि भैया सुनामी से बचने के लिए मैंग्रोव लगा दीजिए ताकि लोग का नुकसान कम हो। कहा भी जाता है कि प्राकृतिक आपदा जितना खतरनाक नहीं होती उससे ज्यादा खतरनाक इंसान के बना हुआ घर होता है। प्राकृतिक आपदा कम खतरनाक होती है, इंसान के घर ज्यादा खतरनाक होता है। जब मना किया गया कि रिसोर्ट मत बनाइए समुद्र किनारे तो काहे बना लिए? तो भैया अब पनडुब्बी से जाएंगे देखने के लिए टाइटैनिक को, ये कौन सा शौक है जी? तो पांचों गए, एगो तो अपना बेटा को भी मुआ दिया ले जाके अंदर, एक उसका बेटा भी तो मरा। हाँ, वो जा नहीं रहा था लेकिन कहा कि पिताजी जिद कर दिए कि दोनों चल के मरेंगे एक साथ। हमारा तो समय पूरा हो ही गया, तुम्हारा भी कर देते हैं पूरा। चलिए, कैसे बोला कि उनकी मौत हुई होगी सेकंड में, स्विच दबा होगा, दुनिया खत्म, पूरा ब्लास्ट कर गया पनडुब्बी। प्रेशर था पानी का उतना ज्यादा। अब हम तो सामान्य रूप से भी समुद्र में ना उतरे, कम पानी में भी ना, अभी जीवन जीना बाकी है भैया, काहे उतरेंगे हम? चलिए, हो गया। इसकी विशेषता क्या है? जड़ें लंबी, मुलायम लेकिन लचीली, लेकिन टूटती नहीं है। आइए 5वें नंबर पे लिखिए पर्वतीय वन। 5वें नंबर पे लिखिए पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। चलिए, तो बारी बारी से इन सब की विशेषता जो बोले हैं वो सब अब लिख लेना भी है, ठीक है? कि लिखा हुआ दे दे, याद है? इसमें आलसी भी बैठे हैं, लिखा हुआ दे दीजिए। लिखो लिखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अरे तो अब कुछ याद होगा, सब याद करवा दिए, पूछे तुमको सब याद है। जहां गर्मी ज्यादा होगा लकड़ी कठोर की मुलायम, जहां गर्मी वर्षा ज्यादा वहां पेड़ लंबी की नाटी। सब तो याद हो गया, करा कि याद हो जाएगा। अब कुछ याद होगा? सब याद हो गया। चलो लिखो, उष्णकटिबंधीय मानसून सदाबहार वन। जल्दी जल्दी लिखना, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसून सदाबहार वन, ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। 5वें नंबर है ये आपको 6 लग रहा है क्या? चलिए, उष्णकटिबंधीय मानसून, अरे अरे 2-2 4-4 लाइन के नोट्स बनवा देते हैं। देखिए, उष्णकटिबंध, देखो आपने जानते हो इस क्लास में अभी एक बच्चा मिला जो परफेक्ट है। मैं हर क्लास में ही बोलता हूँ, टीचर बोलता है आप लिखते जाइए। कई क्लास में तो हमको डायरेक्ट बोले कि सर आप कचर कचर खाली बोलते हैं, लिखवाते नहीं है। इतना बात बोल देते हैं, हम लोग भूसा घर से आए हैं सर, आप समझते नहीं बात। लिखिए, लिखो लिखो भैया, उष्णकटिबंधीय मानसून सदाबहार वन। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए यह वन जहां अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है, यह वन जहां अधिक वर्षा और अधिक तापमान, यह वन जहां अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है वहां पाया जाता है। हाँ, this type of forest found in which region at which excess rain and temperature occurs। सुनिए अगला पॉइंट लिखिए, लिखो, इस वन का विस्तार भारत में केरल, इस वन का विस्तार भारत में केरल, इस वन का विस्तार
केरल, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार, बस मूलतः ही मिलता है। स्टैंड अप कॉमेडियन भी तो हूं। आगे आओ, अब लिखो, अब लिखो पेड़ का नाम। इसमें कौन कौन से पेड़ मिलेंगे? पेड़ के नाम में लिखो महोगनी, 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 एबोनी, ये सब पेड़ के नाम है। मिलेगा, इको पार्क में मिल जाएगा। इको पार्क में ये पेड़ चाहे तो आपको मिल, नर्सरी भी है इको पार्क में। था एबोनी, महोगनी, लिखो रोजवुड। तुम बहादुर आदमी हो भैया। रोजवुड, आयरन वुड, ये सब लकड़ी के नाम है, पेड़ के नाम है भैया। रोजवुड, आयरन वुड लिखिए, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, आयरन वुड। जान गए ना, एक एक वुड पढ़े। चलिए कोई बात नहीं, चलो हो गया। चलिए अब आ जाइए, लिखो इस पेड़, इस जंगल के पेड़ में, इस जंगल के पेड़ की लकड़ियां कठोर होती हैं। इस जंगल के पेड़ की लकड़ियां, हाँ उसी में, इस जंगल में पेड़ की लकड़ियां सब तो बताए हुए हैं, कठोर होती हैं। इस जंगल में पेड़ की लकड़ियां कठोर होती हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं तथा पेड़ की लंबाई सामान्यतः अधिक होती है। बताए थे ना जी, तथा पेड़ की लंबाई सामान्यतः अधिक होती है, तथा पेड़ की लंबाई सामान्यतः अधिक होती है, पेड़ की लंबाई सामान्यतः अधिक होती है। लिख लिए अगला पॉइंट, पेड़ के लंबे होने का कारण, पेड़ के लंबे होने का कारण क्या लिखना पड़ेगा, इसको परीक्षा में आया हुआ है। पेड़ के लंबे होने का कारण, पेड़ के लंबे होने का कारण, पेड़ के लंबे होने के कारण पेड़ों के बीच सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ है। पेड़ के लंबे होने का कारण पेड़ों के बीच सूर्य के प्रकाश को पाने की, पेड़ों के बीच सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ है। सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ है, सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट चलिए, अब लिखिए पतझड़ वाले वन, हेडिंग डाल दीजिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अभी तो सदाबहार वन न लिखे हैं, अब लिखिए उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वाले वन। अरे मानसून उसमें भी लिख लगा है, इसमें भी लगा है। अभी खाली चेंज होगा, वहां सदाबहार था, यहाँ पतझड़ होगा। देखिए उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वाले वन। देखिए इसका विस्तार, 4 गो शब्द लिखना है, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वाले वन। लिखो इसका विस्तार, इसका विस्तार मध्य भारत और उत्तर भारत में है। इसका विस्तार मध्य भारत और उत्तर भारत में है, मध्य भारत और उत्तर भारत में है। इसका विस्तार मध्य भारत और उत्तर भारत में है। इसका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। लिखिए इसका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। और आपको बता दें कि वनों का क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है भैया, तो मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के हिसाब से वनों का सबसे ज्यादा एरिया किस राज्य में है? एकदम रट्टा मारिए, एनवायरमेंट साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। सुन लो, 3 पॉइंट बता रहा हूं, सुन लो। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन कहाँ है? मिजोरम।
पूछा जाए सबसे ज्यादा परसेंटेज में वन कहाँ है, मिजोरम, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन कहाँ है, मध्य प्रदेश, याद रहेगा। और भारत में इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए 33% पर वन चाहिए। क्वेश्चन आ जाए कि वन नीति के अनुसार, सुनो मेरी बात, लिखो मत, वन नीति के अनुसार भारत में पर्यावरण और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? तो याद कर लीजिए, एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है, 33%। और है? हम लिखवाए थे, सुनो मेरी बात, अरे होना चाहिए इतना, इतना है नहीं। सुनो मेरी बात, भारत में अभी तक 2 बार आया वन नीति, 1952 में, 1988 में। भारत में अभी तक कितनी बार आया वन नीति? फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में 2 बार आया है, 1952 में और 1988 में। जो नई वन नीति है उसके अनुसार भारत के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए 33% पर वन होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में बोलना भी है मिजोरम, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में कितना परसेंट वन होना चाहिए? 33%। हाँ ठीक है, यहाँ बच्चा सब बहुत पढ़ा लिखा है। चलिए अब लिखिए, लिखो यहाँ पर, इसमें लिखो पेड़ का, सबसे लिख दे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अब लिखो इसमें पेड़ का नाम, जो भी पेड़ आपके गांव में शहर में दिखाई दे रहा है सब के नाम लिख दीजिए। पीपल, आम, जामुन, महुआ, सखुआ, सागवान, सब लिख दीजिए। लिखो पीपल, 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 आम, कटहल नहीं, सखुआ, सागवान, ETC कर दीजिए। नहीं, जिसका तो बाहर नहीं है उसके भी पत्ते गिरते हैं। आम की भी कई प्रजाति है, उसमें कुछ प्रजाति का पत्ता गांव में देखोगे पूरा पेड़ का पत्ता गिर गया उसका। चलिए आगे, हाँ जी लिख दो बरगद, ETC कर दो, लेकिन अब इसी में पगलाओ मत। चलो नेक्स्ट, इसी में वो नहीं करना है भैया कि घूम रहे वन में एकदम दाढ़ी बढ़ा करके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब लिखो मरुस्थल, इसमें एक लाइन और लिख दो तब लिखना आगे। देखो इस प्रकार के वन की लकड़ियों को का सबसे अधिक प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इस प्रकार के वन की लकड़ी का प्रयोग, शीशम भी लिख लेना, लिख रहा है बच्चा लोग, शीशम नहीं लिखवाए। लेकिन इस प्रकार के वन की लकड़ी का प्रयोग अधिकांशतः फर्नीचर बनाने में करते हैं। इस प्रकार के वन के लकड़ी का प्रयोग अधिकांशतः फर्नीचर बनाने में करते हैं। हो गया? लिखिए दिस, लिखो ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट यूज, लिखिए ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट यूज मैक्सिमम इन फर्नीचर इंडस्ट्री, मैक्सिमम इन फर्नीचर इंडस्ट्री। क्लियर है भाई? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, यहीं तक पढ़ा के आपको आज हम छुट्टी दे देंगे। मरुस्थलीय वन यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। अब लिखो डेजर्ट फॉरेस्ट लिख दिया, उसका 2 पार्ट पहले ही बना चुके हैं आप लोग, 2 पार्ट बनाए हैं ना। तो देखिए मरुस्थलीय वन का आप 2 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट का नाम है सेमी डिजर्ट फॉरेस्ट और एक का नाम है कंप्लीट डेजर्ट फॉरेस्ट। बनाए हैं ना, जहां वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच हो उसे वहां पर अर्ध मरुस्थलीय, और जहां 25 सेंटीमीटर से कम हो वहां पर क्या बनेगा? पूर्ण मरुस्थलीय। तुम बना लो भी तुरंत, फिर से बना लीजिए, आप फिगर बना लीजिए, वर्षा की मात्रा भी लिख लीजिए। क्या दिक्कत है भाई लिखने में? दोबारा कोई दिक्कत है तो लोग बहादुर हो, आंदोलन के लिए तैयार हो, दोबारा लिख नहीं सकते तो सर पढ़ाई में दिमाग लगता है, आंदोलन में शरीर लगता है, तो मौज मस्ती करने में तो मजा आवे करता है। पुलिस वाला रोकेगा तो उसको पानी पिलाना है कि लीजिए पानी पी लीजिए, आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे पुलिस वाला खुश होगा तो डंडा नहीं चलाएगा। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद बोलना है।
एक पूर्ण मरुस्थलीय वन, इधर लिखिए अर्ध मरुस्थलीय वन, इधर लिखिए पूर्ण मरुस्थलीय वन, अर्ध मरुस्थलीय वन, अपूर्ण। यहां लिखो विद्यार्थी, यहां लिखो बबूल, बबूल, बबूल लिखो, अंग्रेजी में बबूल ही होता है। रोहिड़ा, रोहिड़ा, खेजड़ी, पता है आपको राजस्थान में ये राजकीय फूल है। जैसे बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, उसी प्रकार राजस्थान का राजकीय फूल रोहिड़ा है। जैसे बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, वैसी राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का ऑफिशियल ट्री केजरीवाल नहीं, खेजड़ी। केजरीवाल को भी बोलते हैं केजरी। तो भैया राजस्थान का, भाई राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है? रोहिड़ा। तो रोहिड़ा, खेजड़ी और बबूल। और यहां लिख दीजिए नागफनी, नागफनी, कैक्टस, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां, थॉर्नी बूस, थॉर्नी बूस, नागफनी, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार नागफनी। भाई नागफनी, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां, इतना लिख दिए ना। तो लिखिए मरुस्थलीय पौधों को जेरोफाइट कहते हैं। अब इसकी विशेषता लिख लीजिए। मरुस्थलीय, बेहोश होने की जरूरत नहीं है, तुरंत जाइएगा बाहर निकल के, चाय मत पीजिएगा रमेश की दुकान से, पानी वाला चाय पिलाता है ना। क्या करना है भैया, निकल के जाके नारियल पानी और जूस पीना है, एक एक गिलास। सत्तू ना, सत्तू दे रहा है खेसारी का, पता आपको, चना का नहीं दे रहा है। चलो लिखो, लिखो। एक दिन गुस्सा है, तुम बच्चा लोग खेसारी के सत्तू काहे पिला रहा है? तो 3 दिन फ्री में पिलाया हमको कि सर किसी से कहिएगा मत, हल्ला मत करिए, कोई आएगा नहीं। और जब कुछ ला के दे रहा है हमको ना, अरे हुजूर, हुजूर मालिक खाइए। मालिक हुजूर इतना कह रहा है कि हम फूल जा रहे हैं, शिकायत कर नहीं पा रहे हैं। लिखिए आगे नेक्स्ट, क्या करिएगा? लिखो भैया, ये लोग का भी हिट होने का मां चांस था। पूरे पटना में लोग का चाय का दुकान फेमस हो जाता, बढ़िया से पूरा एकदम ऐसे कर करके चाय एकदम जलाता, उसके बाद पिलाता। तो आप लोग भिखना पहाड़ी से भी चाय पीने आ जाते। पर क्या करे, कुछ लोगों की किस्मत खराब रहता है। देखिए जेरोफाइट कहते हैं। देखिए इस पौधे की जड़ें लंबी होती हैं। देखिए इस पौधे को जेरोफाइट कहते हैं, इस पौधे को जेरोफाइट कहते हैं, जेरोफाइट। अरे मरुस्थल, अच्छा इतना देरी कहानियों का है, एक बार बोलबो किए तब भी किस पौधा को सर? चलिए भाई, इस मरुस्थलीय वन के पौधों को जेरोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट। अब सुनिए, इस लिखो, लिखिए इन पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, इन पौधे की जड़ें लंबी होती है, इन पौधे की जड़ें लंबी होती हैं। क्यों? पानी की तलाश में ना। पौधे की जड़ें लंबी होती तथा ये रात को करते हैं फोटोसिंथेसिस, तथा ये रात को करते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये कब करते हैं फोटोसिंथेसिस? रात में। फोटोसिंथेसिस का काम प्रकाश संश्लेषण। अच्छा सुनो, ये जानते हो ना प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे सूर्य के प्रकाश में जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये बात जानते हैं ना सब लोग? तो भैया रात में करते हैं। और एक चीज और लिखिए, इनके पत्ते पानी कम होने के कारण कांटे में बदल जाते हैं। इनके पत्ते पानी कम होने के कारण कांटा में बदल जाते हैं। इनके पत्ते पानी कम होने के कारण कांटे में बदल जाते हैं। इनके पत्ते पानी कम होने के कारण कांटों में बदल जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक करेंगे। कैसा लगा हमारा आज का क्लास? चलिए, तो पीछे वाले बच्चे नहीं बोल रहे हैं कुछ, कैसा लगा क्लास? अब आपकी क्लास हम रेगुलर लेंगे, रेगुलर लेने की चले जाएं। फीडबैक अच्छा है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट।
वो जितना पढ़ा दिए उतने में से, उतने में से। अब सब जो छूटा उसमें नहीं है।